नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार। मैंने अपने एनाटॉमी के पार्ट 4 में जो वीडियो अपलोड किया था उसका मैंने टेस्ट सीरीज भी अपलोड किया था और उस टेस्ट सीरीज का ही आंसर की इस वीडियो में अपलोड किया जा रहा है। इस तरह अगर हम देखें तो एक टॉपिक जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उसका फिर टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, उसके बाद उसका आंसर की दिया जा रहा है, यानी एक टॉपिक पे 3 बार हमारा रिवीजन हो रहा है। इससे हमारा क्या हो रहा है कि जो भी हम रिवीजन करें वो पूरी तरह से हम कंसेप्ट क्लियर हो जाता होगा आप लोग का। तो इस तरह का प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, और वीडियोज को लाइक ज़रूर करें जिससे ये चैनल और वीडियोज दोनों ट्रेंड में आता है और लोगों तक पहुंचता है। तो हम इस आंसर टेस्ट पेपर के आंसर की को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, उसमें फिजियोलॉजी किस भाषा से लिया गया है। कि फिजियोलॉजी 2 भाषाओं से भी, फिजिक्स और लॉजी। फिजिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। तो अगर किस भाषा से ले गया है, इस बात को हम जाने तो ये ग्रीक भाषा, जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर, ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे कि वीडियोज में मैंने बताया था कि ग्रीक भाषा से क्यों लिया जाता है, तो यूनान सब प्राचीन काल में सबसे शिक्षित राष्ट्र के रूप में था, और वहीं पे जितने भी दार्शनिक हुए, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जैसे, तो उन सब वहीं पे जन्म लिया, और उन सब ने अपनी जो सिद्धांत थे उनको एक क्रमबद्ध लिपिबद्ध तरीके से लिखना शुरू किया। तो कहीं भी किसी चीज़ का जन्म हुआ किसी शब्द का तो उसको ग्रीक का माना जाता है कि सबसे पहले ये शब्द ग्रीक से ही आया है, इसलिए ग्रीक शब्द हर जगह हमको मिलता रहता है। तो फिजियोलॉजिस्ट भाषा, जो फिजियोलॉजिस्ट शब्द है वो हमारी ग्रीक भाषा फिजिक्स से लिया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। जो चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो सबसे पहले जो यूनान में इस रूप में काम किए थे उनका नाम था हिप्पोक्रेटस, इसलिए इन्हों को चिकित्सा शास्त्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने शरीर के अंदर 4 प्रकार के सबसे पहले द्रव की व्याख्या की थी, जो कि काले पित्त, पीले पित्त, कफ और रक्त होते हैं, इनकी व्याख्या थी। और उन्होंने बताया कि इन्हीं सबके असंतुलन की वजह से, यानी कभी ये अधिक हो जाए या कम हो जाए तो इससे क्या होता है, शरीर के अंदर एक बीमारी पैदा होता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इस वजह से इनको चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में भी देखा जाता है। गैलेन को हम खेल के दौरान या शारीरिक गतिविधि के दौरान पल्स की गणना के रूप सबसे पहले गणना की थी, इसके लिए जाना जाता है। स्वान जो थे इनको हम सेल थ्योरी सिद्धांत को के नाम से जानते हैं, और अरस्तु एक दार्शनिक फिलोसफर थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस है। प्रश्न संख्या 3 है, पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जब आती है पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र, यानी कि पश्चिमी देशों की चिकित्सा शास्त्र से ये संबंध रखता है, तो पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र में ही सबसे पहले हिप्पोक्रेटस थे, इसलिए इनको पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस। अब प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि शारीरिक क्रियाओं के दौरान सर्वप्रथम पल्स रेट की गणना किसने की थी। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि शारीरिक क्रियाओं के दौरान पल्स रेट की गणना क्लॉडियस गैलेनस जो थे ना, इनको हम दो तीन नामों से जानते हैं, कि जैसे कि इनको हम क्लॉडियस गैलेनस या फिर इनको गैलेन, ये सबसे ज़्यादा गैलेन नाम से मशहूर थे। तो कभी कभी प्रश्न में इन गैलेन न करके क्लॉडियस ही ऑप्शन डाल देता है, तो इसलिए मैंने इसमें क्लॉडियस गैलेन नाम डाला है ताकि सब लोग जाने। और उसके तो इस प्रश्न का सही उत्तर था क्लॉडियस गैलेनस, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या है कि हमारी जो
रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में इन्होंने अपनी अध्ययन किया कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने शारीरिक क्रियाओं की पल्स रेट की गणना की थी। और एंड्रू हक्सले की बात करें तो एंड्रू हक्सले जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिए थे। इसको आगे बताएंगे और मैंने वीडियो में भी इसको विस्तार तरीके से बताया है। तो स्वान जो थे, स्वान सेल थ्योरी से थे। सुकरात एक दार्शनिक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्लॉडियस गैलेनस है। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रायोगिक फिजियोलॉजी के जनक किसे कहे, यानी प्रायोगिक क्रिया विज्ञान के संस्थापक किसे जाना जाता है। तो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ, गैलन को माना जाता है, क्योंकि गैलन ने ही सर्वप्रथम अपने अध्ययन से हिप्पोक्रेटस के ठीक विपरीत सिद्धांत दिया था कि 3 क्रियाएं, 3 प्रणाली हमारे शरीर के अंदर जिम्मेदार होती है। जैसे कि हृदय व धमनियां पहली है, जो हमारे शरीर को जीवन देने के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हम रक्त के माध्यम से ही करते हैं, और वो रक्त हमारे सेल्स तक हृदय और धमनियों के माध्यम से ही पहुँचता है। दूसरा इन्होंने बताया था कि यकृत और नसें, यानी कि जो भी भोजन हम करते हैं हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से ही उपपचता है, और उसके अंदर जो भी विटामिन्स, मिनरल्स, पोषक तत्व, जल, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है, इनके माध्यम से ही हमारे अन्य जो अपशिष्ट भोजन होते हैं और शरीर उपयोग योग्य भोजन होते हैं, इन दोनों को पाचन तंत्र के ही माध्यम से अलग किया जाता है, और जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो हम एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। और तीसरा इन्होंने बताया था कि मस्तिष्क व तंत्रिका, यानी शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सबको नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर की मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार होती है। इस आधार पर इन्होंने प्रायोगिक फिजियोलॉजी के संस्थापक के रूप में गैलन को जाना जाता है। गैलन। तो प्रश्न संख्या अब 6 है कि फिजियोलॉजी को मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा जाता है। फिजियोलॉजी को मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा जाता है। अगर फिजियोलॉजी के प्रकार की बात करें तो बहुत से फिजियोलॉजी आ जाती है, लेकिन जब उसके मुख्य रूप की प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार से आते हैं। जैसे एनाटॉमी में हमने बताया था कि मानव संरचना विज्ञान को हम ह्यूमन एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, और जीव जंतुओं की जो संरचनात्मक अध्ययन था उसको हम जूटोमी के नाम से जानते थे, और प्लांट का संरचनाओं का अध्ययन प्लांट एनाटॉमी के नाम से जानते। ठीक वैसे ही क्रिया विज्ञान में भी फिजियोलॉजी को 3 रूप से जाना जाता है। जो मानव का शारीरिक क्रियाएं होती है, गतिविधियां होती हैं, इसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और अगर जीव जंतुओं की शारीरिक क्रियाओं की अध्ययन की बात की जाए तो उसको हम जूलॉजी के नाम से जूलॉजी के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तीसरा प्रकार है कि पौधों, यानी जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो उनके अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। तो प्रश्न संख्या 7 है, फिजियोलॉजी के अंतर्गत किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, फिजियोलॉजी का मतलब होता है क्रिया विज्ञान, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उन सबका अध्ययन जैसे कि हमारे भोजन का पचना, रक्त का सेल तक पहुंचना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलना, यानी तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब, इन सब के माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक भौतिक क्रिया और दूसरी रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया का अगर हम उदाहरण से आपको बताएं तो जैसे हम भोजन को अंदर लेते हैं, दांतों द्वारा उसको काटना, फिर उसको मांसपेशियों के माध्यम से निगलना, और निगलने के बाद जब वो आसोफेगस यानी आहार नाल में जाता है तो आहार नाल में एक प्रकार क्रमाकुंचन क्रियाएं होती हैं। नोट कीजिएगा, आसोफेगस में यानी आहार नाल में क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से भोजन पेट में यानी कि स्टमक में पहुंच जाता है। तो ये जो क्रियाएं थी, यानी कि हमारी मसल्स की जो क्रियाएं थी वो तो भौतिक क्रिया होंगी, लेकिन
जो ही मुंह में डालते हैं हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, उनके माध्यम से जो एंजाइम्स और एंजाइम्स निकलते हैं वो भोजन को मुलायम बनाने में और उनको तोड़ने में मदद करती है रासायनिक रूप से। तो और फिर जैसे ऑसोफेगस में या पेट में जाके HCl होता है, जठर रस होता है, इनके माध्यम से टूटते जाता है तो और पाचन होता जाता है। तो इस प्रकार की जब क्रियाएं होती हैं तो रासायनिक क्रियाएं, चूँकि भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम इसीलिए हम एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी दो सॉरी जैसे कि जब हम भोजन डालते हैं तो दांतों से काटना और तुरंत ही हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा रसायन को छोड़ना, यानी दोनों क्रियाएं साथ में ही होती, कोई एक क्रिया अकेले नहीं हो सकती। इस प्रकार फिजियोलॉजी के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती है, भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं। इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार की क्रिया है। जैसा कि गैसों का आदान प्रकार एक प्रकार के केमिकल्स रिएक्शन के माध्यम से होता है। हमारे अंदर रक्त एक द्रव है और द्रव में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक क्रिया के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसमें श्वसनिक क्रिया और व्यक्तिगत क्रियाएं, इस प्रश्न जैसे कि श्वसन क्रिया हमारी एक फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे इसका अध्ययन, और इसके अंदर जो भी यंत्र शामिल होते हैं जैसे नॉस्ट्रिल, फारिंक्स, लारिंक्स, लंग्स, इन सब का अध्ययन हम एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन जब क्रियाएं होती है इसमें, जैसे मांसपेशी का सिकुड़ना, फैलना या गैसों का बाहर आना, अंदर लेना, ये सब फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रासायनिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान श्वसन संबंधी मांसपेशियां किस प्रकार की क्रिया करती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई रासायनिक रूप से काम होता है तो रासायनिक क्रिया होती है, और जब मांसपेशियां काम करती है तो भौतिक क्रिया होती है। अर्थात जैसे कि हमारा डायफ्राम जब हम श्वसन को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे जो डायफ्राम होता है उसमें प्रकुंचन होता है, फैलाव होता है। और उसी के साथ ही जो हमारे इंटरकॉस्टल पेशियां होती है, यानी श्वसन में दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं श्वसन संबंधी अंगों में। तो जैसे कि एक होता है डायफ्राम और एक इंटरकॉस्टल पेशियां होती हैं जो हमारे लंग्स को, फेफड़े को पूरी तरह से ढक के रखती हैं। तो जब हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं तो हमारी जो मसल्स होते हैं डायफ्राम उसके अंदर संकुचन होता है, वो छोटी होती है और हमारी इंटरकॉस्टल मांसपेशियां फैलता है। जैसे चेस्ट फूलने लगता है जब हम कस के सांस लेते हैं, और डायफ्राम छोटा होने लगता है। और जब हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम बड़ा होता है और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां जो होती है छोटी हो जाती है, संकुचन हो जाता है। तो यहाँ पे मांसपेशियों में जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम भौतिक क्रिया के रूप में अध्ययन करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भौतिक क्रिया है। अब प्रश्न संख्या 10 है, कोशिकाओं में रक्त प्रवाह के विनियमित प्रवाह प्रक्रिया को किसने समझाया था। मैंने इसको वीडियो में भी विस्तृत ढंग से बताया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 अगस्त क्राग है। इन्होंने बताया था कि जब हमारे सेल्स में ब्लड जाता है, रक्त जाता है, तो उसकी विनियमित, यानी कि जो सेल्स में रक्त का जाना, फिर वहाँ से वापस धमनियों के माध्यम से सेल्स में जाना, और फिर वहाँ पे गैस एक्सचेंज या और भी जो सेल्स को ज़रूरत होती है ऊर्जा के लिए उसको प्रदान करना, फिर वहाँ से अशुद्ध रक्त के रूप में हमारे जो सिराओं के माध्यम से वापस आना। इस प्रक्रिया का अध्ययन जो होता है अगस्त क्राग ने किया था, और इसके लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अगस्त क्राग।
अब प्रश्न संख्या 11 है, सेल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सेल सिद्धांत को स्लेडर और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रतिपादित के लिए किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। ए और बी दोनों है। तो सेल सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया था, जैसे कि पहला सिद्धांत इनका था कि सेल एक शरीर, चाहे वो मानव का हो, जीव जंतु का हो, पेड़ का हो, वो हजारों असंख्य सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि सेल्स शरीर की सबसे छोटी इकाई होती हैं। सेल्स दूसरा सिद्धांत दिया था कि एक सेल, नए सेल यानी कोशिका का उत्पत्ति उसके पूर्ववर्ती कोशिका यानी कि जो पहले से शरीर में कोशिकाएं हैं उनकी कोशिकाओं के विभाजन के माध्यम से होता है। और तीसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था कि जो होते हैं जीवों की जो संरचनात्मक, संगठनात्मक या क्रियात्मक जो रूप है वो सेल से ही हमारी कोशिका है। तो इस सिद्धांत को हम सेल सिद्धांत कहा गया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्लेडर और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने किए थे। प्रश्न संख्या 12 और अंतिम प्रश्न है, पित्त नामक द्रव का अध्ययन शरीर में किसने किया था? तो सबसे पहले ही प्रश्न में मैंने बताया कि इस हिप्पोक्रेटस जो थे उन्होंने शरीर की अध्ययन की और उन्होंने शरीर में 4 प्रकार के द्रव की बात की थी, काले पित्त, पीले पित्त, कफ और रक्त। और इन बताया था कि इन चारों में जिसमें असंतुलन होता है तो शरीर के अंदर असंतुलन पैदा होता है, शरीर एक रोगग्रस्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस है। जिसने जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर पीला पित्त शरीर में बढ़ जाए तो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है। और जब वही काले पित्त की मात्रा बढ़ जाए या घट जाए तो व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, गुस्सा जैसी भावनाएं पैदा होने लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है हिप्पोक्रेटस। आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर प्रयास अच्छा लगता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स करें वीडियोज़ को और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और इसके साथ सब्सक्राइब के साथ बेल बटन जरूर दबाएं और उसमें जो ऑप्शन आएगा 3 ऑप्शन, उसमें से जो ऑल ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी हमारे चैनल से नोटिफिकेशन या वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।